नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एनआईएस क्लास 10वीं का जो हिंदी में 9वां चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इसका नाम है अखबार की दुनिया। इस पाठ में हम अखबार की अंगों के बारे में, अखबार का जो है उसमें समाचार छपते हैं, उस समाचारों का चयन किस प्रकार होता है, समाचारों के अंग कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अखबार और समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल होता है। तो रोज़ सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हम हमारी पैनी निगाह उस पर दौड़ने लगती है। अखबार में शहर, राज्य, देश, दुनिया और हर कोने की घटनाओं की खबर उसमें छपी रहती है। इसके अलावा अखबार के अलावा रेडियो, टेलीविज़न और अब इंटरनेट के द्वारा भी हम समाचार पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। अब अखबार में है तो कई तरह के सामग्री भी छपी होती है, जैसे कि संपादकीय है, कार्टून है, फीचर है, विज्ञापन है आदि। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखें कि अखबार में क्या क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। पहला हम देखते हैं अखबार का स्वरूप, यानी अखबार का स्वरूप किस तरह का होता है। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार ही छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सी सारी चीज़ें छपती हैं, जिन्हें हम अखबार अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। हर अखबार इन अलग अलग चीज़ों के लिए अपने अलग अलग ढंग से अलग अलग स्थान निर्धारित करता है। इससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अखबार के अंग कौन कौन से हैं। कुछ अनिवार्य अंग होते हैं अखबार के, जो अखबार में छपते हैं। वो है समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम, बाजार भाव आदि। ये सभी है जो ये अखबार के अंग है, जिसको हम समाचार पत्र के अंग भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं समाचार। तो समाचार जो है अखबार का प्रमुख अंग होता है, यानी हम अखबार में समाचार तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती। क्या हर घटना अखबार में के समाचारों में छापी जाती है? ये सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते भी हैं, पर अगले दिन जब अखबार आता है तो उसमें आपने देखा कि वो समाचार उसमें नहीं छपा। तो क्या कारण है कि वो अखबार में वो समाचार नहीं छपता है? तो इसका कारण ये है कि अखबार में सिर्फ वही समाचार छापे जाते हैं जो कि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी वजह से कुछ घटनाएं जो हमने देखी भी होती है वो अखबार में नहीं छपती। तो अखबार में संवाददाता अपनी मर्जी से समाचार या उसमें नहीं छापते हैं, बल्कि वो एक सामूहिक रूप से निर्णय के आधार पर उसमें समाचार छापा जाता है, जो कि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व के होते हैं। और उसमें फिर प्राथमिकता के आधार पर पृष्ठों का बंटवारा भी होता है। पृष्ठ यानी पन्ने की जो पन्ना है, जो पहला पृष्ठ है, उस पर किस तरह का समाचार छपेगा, तो उसके ऊपर एक जगह निर्धारित होती है, पन्ने निर्धारित होते हैं कि पहले पन्ने पे है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार हो गए, दूसरे पृष्ठ पे है वो स्थानीय समाचार हो गए। स्थानीय का मतलब जो उस जिले के समाचार, जो पत्र होता है उसी के आसपास के जो इलाका है उसका समाचार उसमें होगा। दूसरे और तीसरे पृष्ठ पर वो स्थानीय समाचार हो गए, और इसी प्रकार अंतिम पृष्ठ जो क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो गए, अर्थ और व्यापार जगत के समाचार हो गए, खेल संबंधी समाचार हो गए। आपने देखा होगा खेल का एक पूरा के पूरा पृष्ठ होता है जिस पर खेल संबंधी समाचार होते हैं। बीच में एक पृष्ठ होता है जिस पर संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होते हैं। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता, इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। अब आगे समाचारों के चयन प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि अखबारों के में जो समाचार है उसका चयन किस प्रकार से होता है। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबार की साख और लोकप्रियता उसके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिकी होती है। अगर अखबार में अच्छे समाचार छपते हैं जो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं और जिसको जानने की हमें उत्सुकता होती है, वो समाचार उसमें छपते हैं, तो इससे अखबार की साख और उसकी लोकप्रियता बनी रहती है। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है, यानी एक अकेला संवाददाता ही जो समाचार को नहीं छाप सकता, वो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर अखबार में समाचारों का चयन किया जाता है।
जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है, यानी हर अलग अलग क्षेत्रों में जो संवाददाता है, रिपोर्टर है, जिसको हम इंग्लिश में रिपोर्टर बोलते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं और वो अलग अलग इलाकों की जो घटनाएं हैं वो शाम तक इकट्ठा करके और अपने संपादकीय कार्यालय में पहुंचते हैं। अखबार का जो संपादकीय कार्यालय होता है वहाँ पर वो उस सभी समाचारों को इकट्ठा करके वो लेके जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग इलाकों के जो संवाददाता है वो शाम को संपादकीय कार्यालय में इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देशी विदेशी समाचार एजेंसियां भी है जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से भी आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न जो विभाग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल के द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजते हैं। इस तरह अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। जो संवाददाता शाम तक जितने भी समाचार वो इकट्ठे करके लाता है तो वो खुद अपनी समझ यानी अपने ही विवेक के आधार पर पहले तो समाचार को छटनी कर लेता है कि हाँ ये महत्वपूर्ण समाचार है जिसको मुझे छापना चाहिए, जिसको मुझे छापने के लिए देना चाहिए। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छटनी करते हैं। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि प्रमुख संवाददाता फिर छटनी करेगा। उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। तो ये तो हो गए समाचार को किस तरह चयन किया जाता है। अब हम समाचारों के प्रकार भी देखते हैं। समाचारों के प्रकार कौन कौन से देखो, राजनीतिक समाचार जो राजनीति संबंधी होती है, सामाजिक समाचार, व्यापार और अर्थ जगत के समाचार, खेल जगत के समाचार, विविध समाचार जिसमें साहित्य है, संस्कृति है, विज्ञान है, पर्यावरण। अब ये जो समाचार के प्रकार है वो राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और स्थानीय भी हो सकते हैं। यानी वो हमारे देश से संबंधित भी हो सकते हैं, बाहर के देशों के भी हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक समाचार है या खेल जगत के समाचार हैं। और वो हमारे एक स्थान विशेष के या हम जिस जिले में जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य विशेष के, जिले विशेष के भी हो सकते हैं। अगला है समाचार के अंग। अब हमने अभी पढ़ा अखबार के अंग कौन कौन से थे, उसमें एक समाचार के बारे में जानकारी ली। अब समाचारों के भी अंग कौन से होते हैं। तो समाचार में जो हमने मान लो एक समाचार पढ़ा तो उसके अंग कौन कौन से हो गए उसके बारे में हम जानते हैं। जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। ये सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उसकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है। ये चीज़ें समाचार के अंग कहलाती है। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नलिखित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। देखो अखबारों में बहुत सारे समाचार होते हैं, लेकिन एक समाचार के कौन कौन से अंग होते हैं वो हम देखते हैं। तो समाचार के अंग में पहला होता है मेन हेडिंग, दूसरा है सब हेडिंग, फिर है बाईलाइन, फिर है समाचार स्रोत और फिर है इंट्रो और फिर है ब्यौरा। अब हम इसके बारे में एक जानने के लिए पहले हम एक अखबार देखते हैं कि अखबार में कौन कौन। तो हम जानते हैं कि इसमें हम अब देखते हैं कि अखबार के जो समाचार है, समाचार के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि समाचार के अंग कौन कौन से हो गए। देखो पहला बताया गया है कि इसका सब हेडिंग या मेन हेडिंग कौन सा होगा। तो हम पहले मेन हेडिंग देखते हैं। तो अब हम ना अखबार में जो अंग होते हैं, समाचार के जो अंग होते हैं उसके बारे में हम इसमें इस अखबार में देखते हैं। एक अखबार की एक कॉपी है ये। तो देखो उसमें पहला अंग क्या था अखबार समाचार का जो फर्स्ट अंग था वो था मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग देखो ये वाला जो लिखा हुआ है वो मेन हेडिंग कहलाएगा, जो मोटे मोटे अक्षरों में होता है ना, तो वो तो कहलाता है मेन हेडिंग। अगला था सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी जो अखबार के बारे में उसके बाद में जो मेन हेडिंग है उसको भी थोड़ा तो अच्छे से थोड़ा और बताया गया होता है तो वो सब हेडिंग होता है। तो ये जो अखबार में ये वाला हिस्सा है वो सब हेडिंग कहलाएगा। जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना वो सब हेडिंग के अंतर्गत आती है। ये सभी सब हेडिंग के अंतर्गत आएगी। अगला था तो हमने देखा तो ये तो था जो मोटे मोटे बड़े अक्षरों में अखबार की जो मेन हेडिंग लिखी हो, समाचार की मेन हेडिंग होती है वो तो होता है
मेन हेडिंग यानी कि जो मोटे अक्षरों में लिखा होता है उस समाचार के बारे में, उस खबर के बारे में, वो तो मेन हेडिंग हो गई। और कुछ छोटे अक्षरों में लिखा होता है उसी समाचार के बारे में, कुछ मोटा मोटा ब्यौरा दिया होता है, वो होता है सब हेडिंग। अगला था इंट्रो। इंट्रो में होता है कि जो समाचार है उसके बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी दी होती है, वो होता है इंट्रो कहलाता है। शॉर्ट में जानकारी होती है वो इंट्रो कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ अब थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना तो यह पर शॉर्ट में कुछ जानकारी दी होगी वो इंट्रो के अंतर्गत आएगी। ये शॉर्ट में कुछ जानकारी दी होगी वो इंट्रो के अंतर्गत आएगी। अब आगे होता है समाचार स्रोत, यानी समाचार कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो समाचार कहाँ से प्राप्त किया गया तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि वो समाचार एजेंसी कौन सी है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिल्ली है, या ना दैनिक भास्कर है, या राजस्थान पत्रिका है, पत्रिका.com है, या भास्कर.com है। ये जो लिखा हुआ होता है वो होता है उसका समाचार स्रोत, यानी समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया गया है। अगला होता है बायलाइन। तो बायलाइन होती है, देखो बायलाइन के अंतर्गत आती है जो ये लाइन दे रखी है स्रोत के नीचे, वो आती है बायलाइन के अंतर्गत। यहाँ पर एक लाइन खींची हुई भी होती है, आप देखोगे अन्य अखबारों में लाइन खींची हुई होगी, किसी में नहीं भी होता, तो वो बायलाइन के अंतर्गत आती है। अब अगला हम एक और समाचार देखते हैं। इसमें देखिए ये हो गई इसकी मेन हेडिंग, ये इसके हो गए सब हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जयपुर लिखा हुआ है वो उसका समाचार स्रोत हो गया कि समाचार कहाँ से प्राप्त किया गया, कौन सी जगह से प्राप्त किया गया है। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से बताया गया होगा, यानी शॉर्ट में कुछ बताया जाता है, वो होता है ब्यौरा, सॉरी ये इंट्रो। शॉर्ट में कुछ बताया गया होगा वो इंट्रो होगा, फिर उसके बारे में विस्तार से कुछ बताया गया होगा वो उसका ब्यौरा होगा, यानी विस्तार से बताना। ये हो गया ब्यौरा हो गया। तो ये हो गए समाचार के अंग। तो ये हमने समाचार के अंग देखे एक पेपर से। अब हम आगे देखेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या समझा रखा है। तो अभी हमने एक अखबार का पृष्ठ देखा, उस पर हमने जानकारी प्राप्त की कि समाचार के अंग में मेन हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग क्या होती है, बायलाइन क्या होती है, समाचार स्रोत, इंट्रो और ब्यौरा क्या होता है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक बार हम इसमें से भी देखते हैं कि वास्तव में समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाले आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं को निदान करता है। दूसरे शब्दों में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई दी, आपके मन में जिज्ञासा उठती है कि आप रुकते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जवाब मिलता है दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आप फिर पूछते हैं कि कैसे हुआ। जवाब आता है बस से। आप फिर पूछते हैं कि कब हुआ, फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। अब मेन हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो अखबार के जो समाचार है, जो भी दुर्घटना हुई है उसके बारे में जो मोटी मोटी लाइन दी होती है वही मेन हेडिंग के अंतर्गत आती है। हम इसमें और भी देखते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहले जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ, यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकती है बस दुर्घटना में एक की मौत। तो ये विभिन्न अखबार उस मेन हेडिंग को अलग अलग तरीके से वो छापते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो पाठक जो है वो मेन हेडिंग पढ़ के ही उस घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेता है। तो किसी भी समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती है और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। इन्हीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग दिए जाते हैं। तो मैंने बताया जो मेन हेडिंग था उसके आसपास में छोटे छोटे थोड़े मेन हेडिंग से थोड़े जो छोटे अक्षरों के अंदर सब हेडिंग लिखे हुए होते हैं। प्राय सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों पर एक नज़र डालकर अपने काम पर भागने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। तो मेन हेडिंग के पास में ही जो बड़े समाचार होते हैं तो मेन हेडिंग के साथ ही सब हेडिंग दिया जाता है, ताकि जो जल्दी जिसको अखबार पढ़ना होता है वो सब हेडिंग पढ़ के भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब है बाईलाइन। समाचार लिखने वाले तथा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाईलाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाचार के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाईलाइन कहते हैं। अब है समाचार स्रोत। यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इससे समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहाँ से और प्राप्त हुआ और किस माध्यम से
प्राप्त हुआ। और ये अलग अलग एजेंसियों के भी नाम होते हैं या फिर किसी जगह का नाम हो सकता है। यदि जैसे कि नई दिल्ली, जो हमने अभी पहले अखबार में देखा था कि नई दिल्ली है, या कोई समाचार एजेंसी है जो बाहर की समाचार एजेंसी है, उससे भी हमें प्राप्त हो सकता है, तो वो हम स्रोत का नाम लिखते हैं। अगला है, हम देखते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, उनकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। तो सुबह सुबह ही हम जब पेपर पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला उस समाचार में अगला अंग होता है समाचार का इंट्रो को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन या परिचय कहा जाता है। तो जो भी घटना हुई है उसका संक्षिप्त में जानकारी दी जाती है बाइलाइन के नीचे, वही इंट्रो होता है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं उनमें शुरुआत में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है या एक अनुच्छेद दिया जाता है जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारी एक बार में प्राप्त की जा सकती है। और भी आपको अच्छे से जानना है समाचारों के बारे में तो फिर आप ब्यौरा पढ़ो। जैसे कि इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, उससे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि। अब है समाचार प्रस्तुति। जैसे कि जान चुके हैं कि समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना है। इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है, किंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। उस समाचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छिपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी न होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं, यानी समाचार जो छपते हैं तो जो संवाददाता है वो एकदम तटस्थ और निष्पक्ष होता है। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्यों को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। अब हम जो अभी हमने पीछे जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो हम देखते हैं। अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं या की जाती है, तो इसमें क्या आएगा, सभी घटनाएं, परिचितों के समाचार, सिर्फ राजनीतिक सूचना या महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इसका आंसर होगा महत्वपूर्ण घटनाएं। अगला है समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं आती। समाचार किसने प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया, तो ये नहीं आएगा क्यों प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं, समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं, समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, समाचारों की भाषा अलग हो सकती है, तो इसमें ख आएगा कि समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं, क्योंकि समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित नहीं होते हैं, जो घटना हुई है उसी घटना पर आधारित समाचार होते हैं। अगला हम देखते हैं संपादकीय। अब ये भी एक समाचार का अंग है कि संपादकीय क्या होता है। समाचारों पर आधारित संपादकीय टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही है, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद ही अपनी राय बनाते हैं। तो इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियों लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो किसी भी घटना पर संपादक की जो टिप्पणी होती है वही संपादकीय कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पाठक होते हैं वो पाठक भी संपादक को पढ़ के अपनी राय बनाते हैं और जो अखबार को जिस भी अखबार को पसंद करते हो पढ़ते हैं, तो उस अखबार से संबंधित जो भी उस घटना से संबंधित जो भी उसकी राय है वो लिख कर अखबार को देते हैं।
अब ये फ़ोटो, तो आपने देखा अखबार में कई तरह के फ़ोटो भी आते हैं, उस घटना से संबंधित फ़ोटो भी आते हैं। तो कई बार सिर्फ़ फ़ोटो आता है और है ना उसमें संबंधित समाचार नहीं लिखे होते, तो फ़ोटो से भी हमें उस घटना के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फ़ोटो का महत्व भी समाचार से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फ़ोटो भी अपने आप में एक समाचार ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फ़ोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियों में सूचना छपी होती है, यानी वो सूचना उस फ़ोटो से संबंधित ही होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फ़ोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटना की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिलती है। यानी अगर उस घटना से संबंधित फ़ोटो उसमें छपती है, तो हमें उस घटना की प्रामाणिकता की जानकारी मिल जाती है कि वास्तव में वो घटना हुई है। तो जो अखबार के नीचे जो उस फ़ोटो से संबंधित जो 1-2 लाइन लिखी होती है, उसको हम अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फ़ोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के सारे पहलुओं की जानकारी भी मिलती है। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहाँ का दृश्य अब कैसा है या वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है, तो आपकी जिज्ञासा काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर होते हैं। यानी हम किसी घटना का चित्र देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो हम ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और उतना विचलित तो हम उस समाचार को पढ़ के नहीं होते जितना विचलित हम समाचार के संबंधित फ़ोटो को देखकर होते हैं। तो अब इसमें मुख्य फैक्ट ये है कि जो फ़ोटो के नीचे दी गई सूचना को हम अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। तो उस फ़ोटो को देखने के बाद उस जगह से संबंधित जो भी हमारी जिज्ञासाएँ होती हैं, जो भी घटना से संबंधित जिज्ञासाएँ होती है, वो शांत हो जाती हैं। अगला है फीचर। देखो अखबार में फीचर भी छपते हैं। अब वो फीचर क्या होता है, जैसे हमने एक पाठ पढ़ा था आपके पाठ्यक्रम में है कि भारत की बहादुर बेटियाँ, तो उसमें बिछेंद्र पाल और कल्पना चावला के बारे में लिखा गया है, तो उसके जीवन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंशों को शामिल किया गया है। तो ऐसे ही अखबारों में भी कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को मनोरंजन तरीके से शामिल किया जाता है, जिससे हमें शिक्षा भी मिलती है, हमारा मनोरंजन भी होता है, और तो वही हमारे फीचर कहलाते हैं। तो ये हो गए फीचर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये फीचर जो है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जो कुछ हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। तो ये फीचर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये फीचर जो है हमारे आँखों में हमारे जो भी घटनाएं होती है उसको हमारी आँखों के सामने उतार दिया जाता है, कानों में हम उसकी आवाज़ गूंजने लग जाती है, यानी ऐसा हमें प्रतीत होता है। अखबार के 3 काम बताए गए, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। तो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन ये तीनों ही काम एक फीचर करता है। अब फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जनरुचि वाले, गंभीर विश्लेषण वाले, हल्के फुल्के और मनोरंजन तथा व्यक्तिगत संबंधित। तो ये फीचर होते हैं। जैसे कि भारत की बहादुर बेटियाँ जो है एक व्यक्तित्व संबंधी पर्सनैलिटी फीचर है। अब हम देखते हैं लेख। अखबार में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादक के पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। तो अब इसमें लेख भी छपते हैं। तो लेख भी देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फीचर पर आधारित होते हैं और एक दूसरे तरह के लेख जो संपादक के पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। तो संपादकीय के पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित होता है, लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि राजनीति, सामाजिक, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन आदि। इससे ये शर्त नहीं होती कि ये किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाए जिसमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। अगला है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार यानी होता है कि आपस में व्यक्तियों की बातचीत, इसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहते हैं। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी शामिल किया जाता है।
इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचर्स के लिए भी किया जा सकता है। यानी किसी के बारे में हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के फीचर लिख रहे हैं तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम उससे बातचीत करते हैं, तो वो हमारा एक तरह से साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं, लेकिन आजकल फ़ोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो साक्षात्कार है जो किसी व्यक्ति की घटना, वस्तु स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का उपयोग करके भी साक्षात्कार लिया जाता है। तो ये तो हो गई साक्षात्कार। तो प्रश्न अगर आपके आता है साक्षात्कार किससे कहते हैं, तो आमने सामने बैठकर जो हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जानकारी प्राप्त की जाती है, वही साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार हम फ़ोन के जरिए या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ले सकते हैं। अगला है आपके, इसमें अब हम प्रश्न देखते हैं जो बीच में आए हैं। इसमें कुछ संपादकीय आधारित होता है, तो संपादकीय किस पर आधारित होती है? पाठकों के विचारों पर, समाचारों पर, लेखों पर या फीचर पर। तो ये समाचारों पर आधारित होता है, तो इसका आंसर आएगा समाचारों पर। फोटो के नीचे छपी सूचना के अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा, इसको कैप्शन कहते हैं। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? फीचर में सूचना, स्रोत की जानकारी, संपादक के विचार या फोटो। तो फीचर में सूचना होती है। अगला देखते हैं, ये जो है वो क्वेश्चन आंसर है, अगर अधिकतर आप देख लेना, वैसे आते नहीं है इस तरह के आपके, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे कैसे उठ के आते हैं। अगला है व्यंग्य चित्र या कार्टून। अखबार में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं, एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स अथवा एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और इनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणी, लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है, उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियां पर भारी पड़ते हैं, यानी एक कार्टून जो होता है वो भी जो समाचारों पर भी भारी पड़ता है। जैसे कि व्यंग्य, हम किसी पर जो टोन कसते हैं, तो टोन के जरिए ही जो हम कुछ समझाना चाहते हैं जनता को, पढ़ने वाले को, जो पाठक को, वो हम समझा देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून किया जाता है, वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफ़ी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्राय फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इसमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग्य को आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टूनों का उद्देश्य प्राय लोगों का मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे कि आर के, लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून। अब है विज्ञापन। देखो, विज्ञापन भी हमारे अखबार का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि विज्ञापनों से ही अखबार को आय होती है। तो ये विज्ञापन जो है अखबार के आय का प्रमुख साधन भी होते हैं। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि मुख्यतः इससे अखबारों की आमदनी होती है। अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों के में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं, उन्हें उतनी ही आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। देखो, समाचार छापने से अखबार को कोई आय नहीं होती है, अखबार को आय सिर्फ विज्ञापनों से होती है। मान लो किसी भी साबुन का विज्ञापन छप गया या ना किसी कार का विज्ञापन छपा, तो इस विज्ञापनों से क्या होती है, तो विज्ञापन जो छपता है, तो जो कंपनी जो विज्ञापन अपने वस्तु का प्रचार करने के लिए विज्ञापन छाप रही है, तो वो जो एजेंसी है वो अखबार को कुछ रुपए देती है अपने विज्ञापन को छापने के लिए, कुछ फीस उनको देती है, जिससे अखबार को आमदनी होती है। साथ ही विज्ञापन जो दाता है, जो विज्ञापन दे रहा है, उसकी वस्तु का या उसकी चीज़ का प्रचार होता है, जिससे उसको भी आमदनी होती है। तो यह कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय की स्रोत होते हैं पूरी तरह सही नहीं है। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ भी पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं।
विज्ञापन से जहाँ अखबारों को लाभ होता है वहीं पाठकों और विज्ञापनदाता को भी लाभ पहुंचता है वो, और ये एक चक्रीय क्रम बनाता है। देखो कैसे चक्रीय क्रम बनाता है। मान लो कोई विज्ञापन, मान लो एक लक्स है, लक्स का साबुन है, उसका विज्ञापन लक्स की कंपनी को देना है। तो क्या करेगा, तो जो विज्ञापनदाता यानी लक्स की कंपनी का मालिक है वो अपना विज्ञापन अखबार में देगा या कहीं टीवी में देगा, कहीं भी, लेकिन अखबार में देता है। तो क्या करता है वो, अखबार को उससे आय प्राप्त होती है, नहीं, अखबार अपने उस विज्ञापन को छापने के लिए उस कंपनी से, उस एजेंसी से कुछ फीस लेता है, तो अखबार को आमदनी हुई। अब लक्स का जो विज्ञापन है अगर वो अखबार में छपता है तो वो पाठक को है वो पता चलता है किस कंपनी का है, कैसा साबुन है, जो भी है, कुछ आकर्षक तरीके से उसको विज्ञापन को छापा जाता है। तो उससे जो पाठक है उसको घर बैठे ही वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है और वो उसको खरीदता है। तो एक तो उसको लाभ हो गया, तो पाठक को भी लाभ हुआ, साथ में विज्ञापनदाता जो है उसकी वस्तु ज़्यादा बिकी, यानी वो साबुन ज़्यादा बिक रहा है, तो उसको भी लाभ हो रहा है। तो ये एक चक्रीय क्रम बनाता है, यानी अखबार को भी लाभ हो रहा है, पाठक को भी लाभ हो रहा है और विज्ञापनदाता को भी लाभ हो रहा है। तो ये एक चक्रीय क्रम बनाता है। तो मैंने आपको इनमें जो चीज़ें एक अलग से उदाहरण देके समझाया गया है, लेकिन मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया साबुन का, उससे आपको समझाया है। तो देखो विज्ञापनदाता, अखबार जो विज्ञापनदाता है तो उससे पाठक को भी लाभ हो रहा है और विज्ञापन दाता को भी लाभ हो रहा है और अखबार को भी लाभ हो रहा है। तो विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, देखो विज्ञापन की जो भाषा का भी कुछ उद्देश्य होता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादन अथवा अपनी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। विज्ञापन क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी वस्तु नई आई है मार्केट में उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा रोचक और सरल हो और पढ़ने वालों को प्रभावित करे। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ एक या दो वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर जाते हैं कि जितना एक लेख अथवा टिप्पणी भी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए विज्ञापन बनाते समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह संक्षिप्त हो, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। तो देखो आपके एक प्रश्न बनता है कि विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विज्ञापन की अगर हमें विशेषता देखनी हो तो हमारी ये देखेंगे कि विज्ञापन की क्या विशेषता होती है, कि विज्ञापन जो है वो छोटा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसकी भाषा रोचक होनी चाहिए और लोगों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, जिससे कि वो, उसकी भाषा भी सरल होनी चाहिए, जिससे कि विज्ञापनदाता और विज्ञापन देने वाले को और अखबार को दोनों को ही फायदा हो। तो संक्षिप्त हो, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली और पूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये हो गई विज्ञापन की विशेषता। अगला है, इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इस विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये विज्ञापन ज़्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने रहते हैं। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। देखो टीवी में कोई विज्ञापन आता है तो 2 मिनट का आके, 1 सेकेंड या जो 30 सेकेंड या 50 सेकेंड का आके वो चला जाता है। अब कब दोबारा आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अखबार में कोई विज्ञापन आया है तो उसकी हम कटिंग करके अपने पास सुरक्षित भी लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला पॉइंट है पत्र। तो देखो ये पत्र भी समाचार का अंग है। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। अब हम जो ये है ना, ये पत्र जो है और संपादकीय जो हमने पढ़ा, लेख हमें पढ़ा, ये अखबार के अंगों के अंतर्गत आए हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो पत्र है, ये भी अखबार का एक अंग है। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावशाली सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणी को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उसकी समस्याओं की भी जानकारी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्याओं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी नहीं गया। देखो जो पाठक है वो क्या करते हैं, पाठक यानी जो अखबार पढ़ने वाला, तो कोई भी घटना होती है या कोई भी समाचार छपता है अखबार में, उस पर पाठक के जो विचार होते हैं, तो अगर वो पाठक समझदार है, अधिकतर अखबार पढ़ता है, उसके विचार या राय बनते हैं उस समाचार के प्रति, घटना के प्रति, तो वो अखबार को अपने विचार लिख कर देता है। तो अखबार उसके जो विचार है उसको अपने वापस जो पाठक के जो पत्र संबंधी जो कुछ कॉलम होते हैं उसमें वो छापता है।
तो उससे क्या होता है, अखबार को एक तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अखबार को लोगों के विचारों की जानकारी मिलती है। साथ में कुछ समस्या ऐसी होती है जो जिसकी तरफ अखबार का ध्यान ही नहीं जाता, तो वो भी उनको जानकारी मिलती है। और साथ में पाठक के पत्र छापने से पाठकों की रुचि भी अखबार में बढ़ती है, यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है मौसम और बाजार संबंधी भाव। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। जैसे कि किसान हैं तो उनको मौसम का समाचार जरूरी होता है। बाजार भाव, जो व्यापारी वगैरह होते हैं, उनको बाजार के भाव जानना जरूरी होता है। कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, या कल बारिश होगी या नहीं, फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार जरूरी होता है। वस्तु के भाव रोज बढ़ते रहते हैं, ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाए और सोने का भाव पूछे तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देता है। इसकी जानकारी इसे अखबार से मिलती है। इस तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों को और व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। अब प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी, विज्ञापन की सूचना देना, या शिक्षा प्रदान करना है, सामाजिक घटना? तो इसमें आएगा क, मनोरंजन और तीखी टिप्पणी देना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो सूचना, भाषा शिक्षण, व्यवसाय में वृद्धि, प्रचार। तो इसका आंसर आएगा भाषा शिक्षण। अगला है पाठकों के पत्रों को अखबार में क्यों शामिल किया जाता है? प्रचार के लिए, पाठकों की भागीदारी के लिए, प्रतियोगिता के लिए, समाचार देने के लिए। तो इसमें आएगा पाठकों की भागीदारी के लिए। अगला प्रश्न हम देखते थे, गलत सही का है, तो इसको आप अधिकतर इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। समाचार की भाषा, अगर हम देखते हैं समाचार की भाषा किस तरह से होनी चाहिए, तो हमने इसका देखो, होता ये है कि जिस इलाके में जो समाचार जिस तरह का छपता है, जिस तरह की भाषा होती है, तो वो समाचार उसमें स्थानीय भाषा में ही होना चाहिए। अगर मान लो कोई हिंदी बोलने वाला इलाका है तो वो समाचार किस भाषा में छपेगा? वो अखबार में जो भाषा है वो हिंदी भाषा में होगी। या कोई इलाका ऐसे जो गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, तो वो जो वहाँ का जो अखबार का जो है उसकी भाषा वो मराठी या गुजराती होगी। साथ में ही वो जो साधारण व्यक्ति को भी समझ में आने वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं भारी भरकम शब्दों का उसमें प्रयोग कर दिया, कठिन साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो बेचारा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उनको समझ ही नहीं पाएगा। तो साधारण शब्दों का, स्थानीय शब्दों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। और सरल और सुबोध और तुरंत में समझ में आने वाले शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, और उसकी स्थानीय शब्दों में ही या स्थानीय भाषा को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। और साथ में देखते हैं कि जो अखबार की जो भाषा होती है वो फैशन की और फिल्मी दुनिया के समाचारों की भाषा कुछ अलग होती है। और साथ में कुछ उर्दू का, इंग्लिश के शब्दों का भी इसमें बड़ी आज़ादी के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि, इन शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। और इसके अलावा खेल संबंधी समाचार होते हैं, उसमें कुछ अलग भाषा होती है, जैसे कि फॉलो ऑन, चैंपियन, या फिर विकेट, है ना, और जैसे लेग बॉय, हिट, तो आदि खेल संबंधी शब्द होते हैं। इसके अलावा व्यापार और बाजार जो संबंधी भाषा होती है वो उससे भी बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि इसमें कुछ गड़े गड़ाए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा कि व्यापार की भाषा ही अलग हो गई है। जैसे कि जीरा टूटा, है ना, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग बाजार भाव में किया जाता है। जैसे चना उछला, उड़द लुढ़की, या सरसों के दाम खड़े। तो ये है बाजार या किसी वस्तु को जो बाजार भाव है उससे संबंधित शब्दावली होती है। इसी तरह राजनीतिक समाचारों की भी अपनी अलग ही शब्दावली या अलग ही भाषा होती है। जैसे कि आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होगी। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे कि ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना, सेहरा बांधना आदि। लेकिन इन समाचारों में प्राय व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग भी प्राय कम ही देखने को मिलते हैं। समाचार की भाषा चूंकि सूचनापरक होती है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक है। समाचारों की भाषा में ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण के समझ में आ सके। इस सर्वसाधारण यानी साधारण व्यक्ति के भी समझ में आ जाए, इसलिए समाचार की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अखबार। देखो विद्यार्थियों, ये पाठ थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये पाठ भी बहुत बड़ा है, और मैं ये चाहती हूँ आपको अधिक से अधिक सारी चीज़ें जो मुख्य मुख्य फैक्ट है या मुख्य मुख्य तथ्य बिंदु है वो सारी सम्मिलित किया जाए। तो अगला हम ये पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अखबार या अखबार का एक नया
रूप। इलेक्ट्रॉनिक अखबार का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बड़ा है। कागज़ पर छपने वाले अखबार में इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ बिजली का उपकरण में चलने वाला होगा, यानी कि हम मोबाइल में या हम कंप्यूटर पर ये अखबार पढ़ सकते हैं। तो इस अखबार का फ़ायदा ये है कि हम किसी भी देश में बैठे हो या किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए हो, अगर वहाँ तक हमारे पास जो कागज़ का पेपर है वो नहीं पहुँच पाता, तो हमारे पास अगर इंटरनेट की सुविधा है या मोबाइल और लैपटॉप हमारे पास है, तो हम कहीं के भी अखबार को हमारे मोबाइल या लैपटॉप से हम इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा है ना, और वो अपने भारत का व्यक्ति अमेरिका रह रहा है, तो वो अपने भारत की सूचना को इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल से देख सकता है और किसी भी वक्त वो देख सकता है। तो पलक झपकते ही उसके पास ये सूचना पहुंच जाती है, उसके अखबार के बारे में वो जानकारी ले लेता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बड़ा है। कागज़ पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे ही लोग उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता ये है कि आम अखबार के मुकाबले इनकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भी भारत के किसी भी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचना के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उससे इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के तरीके कागज़ पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। इसमें भी संवाददाता, संपादक, फोटोग्राफिक्स, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो आपने समझा इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या होता है। देखो आज इसमें कंप्यूटर का नाम दे रखा है ना, कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन आज हम मोबाइल के अंदर भी जो कई ऐप होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर का ऐप है या पत्रिका का ऐप है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसका हम समाचार पढ़ सकते हैं। तो हमें अखबार की यानी कागज़ के अखबार की ज़रूरत ही नहीं होती। हम किसी भी क्षेत्र में बैठे हो, कहीं के भी हो, कहीं पर भी हो, हम कहीं की भी सूचना हम इलेक्ट्रॉनिक अखबार के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि व्यापार में जैसे कि चना लुढ़की है ना, तो इस तरह के जो है उन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। समाचार की भाषा के उदाहरण की गुंजाइश नहीं होती। समाचार की भाषा में कोई उदाहरण नहीं दिया जाता, तो इसमें इसकी गुंजाइश नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को पढ़ा जा सकता है सिर्फ कंप्यूटर पर। कहाँ पढ़ते हैं? कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न है, ये सही गलत वाला है कि समाचार की भाषा में व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। समाचार की भाषा मुहावरेदार नहीं हो सकती। सही है, मुहावरेदार भाषा उसका प्रयोग नहीं करते। समाचार पुस्तकों में लिखी बातें ही बताते हैं, ये बात गलत है। समाचार पाठकों को शिक्षित भी करते हैं। सही है, समाचार पढ़ने से पाठक शिक्षित होता है। अलग अलग विषयों के समाचार की भाषा अलग अलग हो सकती है, तो ये भी सही है कि अलग अलग विषयों की भाषा अलग अलग हो सकती है। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये पाठ आज समझ में आया होगा। ये पाठ थोड़ा आज बड़ा भी हो गया क्योंकि पाठ ही बहुत लंबा था और मैंने इसमें सारे फैक्ट को शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए, और साथ में आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी इसको देखना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। देखो विद्यार्थी, थोड़ा आज मेरा गला बैठा हुआ था तो बार बार में बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको आप इग्नोर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।